साकेत प्रणाम। मैं हूं आपकी होस्ट उपहा श्रीवास्तव और आपका स्वागत है साकेत संवाद में। हमारे आज के अतिथि का परिचय कराना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। फिर भी आज हम अपने दर्शकों को आपके जीवन के आयामों से परिचित कराने का प्रयास करेंगे। आज के हमारे अतिथि बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। विद्वत्ता, कर्मठता, कर्तव्यनिष्ठा, कार्य के प्रति प्रतिबद्धता और मानवता के गुण आप में कूट कूट कर भरे हैं। 44 वर्ष के प्राध्यापक पद तथा प्रशासनिक अनुभव के साथ ही आपके द्वारा 100 से अधिक शोध पत्र तथा 17 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज के फाउंडर वाइस चांसलर रह चुके हैं तथा वर्तमान में मगध यूनिवर्सिटी बोध गया के कुलपति पद पर आसीन हैं। तो अब हम देर न करते हुए स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। और सबसे पहले मैं आपका साकेत परिवार की तरफ से स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। सर, आप एक कुशल शिक्षाविद के रूप में जाने जाते हैं और जिस तरह से आपने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसे बहुत ही अल्प समय में सीमित संसाधनों के साथ प्रतिष्ठा लब्ध विश्वविद्यालय के रूप में पहचान दिलाई, तो सर इस स्वप्न को मूर्त रूप देने में आपके क्या प्रयास रहे और क्या चुनौतियां आई इस बीच में? निश्चित रूप से विश्वविद्यालय जैसे किसी बड़ी संस्था के निर्माण में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं और ये चुनौतियां प्रशासनिक ही नहीं बल्कि आर्थिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी स्थापना से जुड़े हुए विभिन्न बिंदुओं को प्रभावित करती हैं। 2015 में 21 सितंबर 2015 को मुझे इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति के रूप में प्रारंभ में ओएसडी के रूप में कार्य प्रारंभ करने के लिए कहा गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के केंद्रीय विश्वविद्यालय बन जाने के बाद इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय के रूप में एक नए विश्वविद्यालय की संकल्पना तत्कालीन अखिलेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में की और इलाहाबाद के नैनी स्थित सरस्वती हाईटेक सिटी के सेक्टर नंबर 1 में 120 एकड़ की जमीन पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रयास प्रारंभ हुआ और प्रारंभ में मैं राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के विभिन्न जिम्मेदार व्यक्तियों और तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के विभिन्न जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श करके इस विश्वविद्यालय की स्थापना के मार्ग में आने वाली आधारभूत समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर कदम बढ़ाता रहा और चलते रहो कि उदात्त परंपरा का पालन करते हुए मैं इस विश्वविद्यालय न केवल जमीन बल्कि निर्माण कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित कराने में सफल रहा और इसके साथ ही साथ विश्वविद्यालय में जेएनयू की तरह से ही स्कूल्स, सेंटर्स और डिपार्टमेंट्स में विभिन्न शैक्षिक पदों पर नियुक्ति के लिए 98 शिक्षकों के पद स्वीकृत हुए और इसके साथ ही साथ 108 गैर शिक्षक पदों की स्वीकृति प्राप्त हुई। सरकार के इस सकारात्मक रवैये से मेरा मनोबल बढ़ा और
16 जून 2016 को मैं इलाहाबाद में कुलपति के रूप में अपना कार्य प्रारंभ करने में सफल हुआ। और निश्चित रूप से प्रारंभ में हमें सिविल लाइन स्थित एक एडवांस एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूट है, जिसको कि राज्य सरकार ने आवंटित किया, और उसमें तत्कालीन इलाहाबाद के कमिश्नर श्री राजेंद्र शुक्ला जी की अहम भूमिका रही। और इस प्रकार से विश्वविद्यालय ने अपना पहला कदम बढ़ाया, एक ओर नैनी में निर्माण कार्य का और दूसरी ओर पठन पाठन की उदात्त श्रृंखला को शुरू करने के लिए मैंने इलाहाबाद स्थित इस सिविल लाइंस के इंस्टीट्यूट के छात्रावास में, जिसमें लगभग 100 कमरे और कुछ कक्ष है, वह इसे स्थापित करने में सक्षम हुआ। और इसके उद्घाटन हेतु राज्यसभा के यशस्वी और अनुभवी सदस्य, पूर्व उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री रेवती रमण सिंह जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए, और इलाहाबाद की सम्मानित जनता और तमाम गणमान्य लोग जो शिक्षा, राजनीति और कानून, विशेष रूप से हाई कोर्ट, तमाम सम्मानित न्यायविद पंडित मदन मोहन मालवीय जी के परिवार से जुड़े हुए उनके नाती न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय जैसे तमाम, और न्यायमूर्ति टंडन जी जैसे तमाम मूर्धन्य लोगों ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद की प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया। और कभी भी कोई कदम रुका नहीं। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि जो कानपुर विश्वविद्यालय और अवध विश्वविद्यालय से मिलने वाले हमको 450 कॉलेज थे, उनको संबद्ध करने की मैंने बिना किसी बाधा के उनकी संबद्धता नियमित की, और मेरा कोई भी कदम नहीं रुका। सारे एकेडमिक प्रोग्राम्स, यूजी, पीजी और प्रोफेशनल और तकनीकी शिक्षा के, सब मैंने विद्वान अध्यापकों और बाह्य जो विशेषज्ञ हैं उनकी मदद से अद्यतन कराया। और इसके साथ ही साथ प्रशासनिक स्तर पर जो आधारभूत सुविधाएं थी वो विश्वविद्यालय में जुटाने के काम किया। तो इस तरह से समानांतर प्रगति हुई। एक और मैंने परिसर में स्नातकोत्तर स्तर पर 6 विषयों की पठन पाठन की व्यवस्था कराई, और इसके साथ ही साथ रेजिडेंशियल अध्ययन अध्यापन के साथ साथ मैंने कोशिश की कि इन विषयों में योग्य शिक्षकों को नियुक्त किया जाए, और मैंने विज्ञापन करके योग्य शिक्षकों की नियुक्ति भी कराई। और इस तरह से इस महान और पुनीत शिक्षा दान के कार्य में वे अध्यापक गण लगे। वे सभी विभिन्न विश्वविद्यालयों से अवकाश प्राप्त शिक्षक थे। इलाहाबाद, लखनऊ, काशी विद्यापीठ, गोरखपुर विश्वविद्यालय, इन सबके समवेत प्रयास से विश्वविद्यालय की जो एकेडमिक गतिविधियां हैं वे भी निरंतर मजबूत होती गई, और साथ ही साथ जो प्रशासनिक और दूसरी चुनौतियां थी उन चुनौतियों के समाधान का मार्ग भी प्रशस्त होता गया। तो इस तरह से मैंने जिस परंपरा की चलते रहो कि जिस परंपरा का अनुपालन अपने माध्यम से प्रारंभ किया, उसमें धीरे धीरे एक कारवां बन गया।
जी, और इस हम आगे बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जी। जी, बिल्कुल। सर, आपने, जैसे कि हमने जाना कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए और आप एक कुलपति होने के साथ ही एक कुशल शिक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। आप दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के पे प्रोफ़ेसर पद पर भी आसीन थे और आप अभी वर्तमान में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर आसीन हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप एक शिक्षक और एक कुलपति, दोनों ही पदों का अनुभव है आपको और अगर देखा जाए तो एक शिक्षक को अपने कुलपति से बहुत सी अपेक्षाएँ रहती हैं और एक कुलपति की प्रशासनिक प्रतिबद्धताएँ और सीमाएँ होती हैं। तो जब आपको इन दोनों पदों का अनुभव है तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और क्या आपकी परिस्थिति में बदलाव आया? एक शिक्षक के रूप में जी, मेरी गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो भूमिका थी, वह बहुत दीर्घकालिक थी और मल्टीफेरियस थी, बहुआयामी थी। क्योंकि मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक ऐसा शिक्षक था जिसने न केवल अपने विभाग की शैक्षिक या एकेडमिक गतिविधियों के उन्नयन में विभागाध्यक्ष के रूप में और साथ ही साथ एक शिक्षक के रूप में हर प्रकार से उसको उन्नत बनाने का प्रयास किया और देश विदेश के तमाम ऐसे विशेषज्ञों से जो मेरे विषय अर्थात रक्षा अध्ययन विषय के विशेषज्ञ थे, उनके साथ संपर्क स्थापित करना, अपने विभाग में ऐसे तमाम विशेषज्ञों और मूर्धन्य विद्वानों को करना, अपने पाठ्यक्रम को नवीनीकृत करना, साथ ही साथ पठन पाठन की दिशा में अद्यतन विचारों को समाविष्ट करना, सेमिनार सिंपोजियम के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास से संबंधित तमाम सेमिनार्स और गोष्ठियों का वर्कशॉप्स का आयोजन करना शिक्षकों के लिए, क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय एक आवासीय और संबद्धता देने वाला विश्वविद्यालय है, इसलिए जहां जहां हमारा विषय पढ़ाया जाता था जी, वह शिक्षकों के कैरियर को संवारने के लिए भी हमने गोरखपुर विश्वविद्यालय के एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के माध्यम से अनेक रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किए और उन पुनश्चर्या कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों को उनके ज्ञान के उन्नयन में निरंतर प्रयास किया गया। जब मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में विभागाध्यक्ष के रूप में लगभग 18 साल तक लगा रहा, तो आप अंदाज लगा सकती हैं कि इतने लंबे समय में जब विभागाध्यक्ष के पद का रोटेशन नहीं था, जी, तो मेरे सामने उन्नयन के लिए उच्च शिक्षा के उन्नयन के लिए अपार संभावनाएं थी और उन संभावनाओं को मैंने व्यावहारिकता के धरातल पर उतारने के लिए हर संभव प्रयास किया। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में लगभग सभी पदों पर रहा, जी, सभी उच्च पदों पर रहा। शिक्षक ही नहीं, विभागाध्यक्ष, अधिष्ठाता विज्ञान संकाय और अधिष्ठाता विज्ञान संकाय या डीन विज्ञान संकाय के रूप में मैंने विज्ञान के जितने भी विषय हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में सबके उन्नयन के लिए, सर्वोन्नति के लिए निरंतर लोगों को प्रोत्साहित किया और शायद ही कोई ऐसी समिति या उपसमिति रहती थी जिसमें मैं योगदान देने के लिए तत्पर नहीं रहता था। मैंने कुलानुशासक के रूप में भी 4 कुलपतियों के साथ काम किया और एक कीर्तिमान स्थापित किया।
कानून और व्यवस्था बनाने में, और इसी नाते मुझे महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई, लिखित रूप से गजट करके हमको ये शक्तियां प्रदान की गई थी। और इस तरह से विश्वविद्यालय में व्यवस्था बनाए रखने में और साथ ही साथ शिक्षा के उन्नयन में अभूतपूर्व ढंग से मैंने योगदान दिया। इसके अलावा मैं थोड़े समय के लिए विश्वविद्यालय का कुलपति भी गोरखपुर में नियुक्त हुआ। जी। तत्पश्चात इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय में संस्थापक कुलपति के रूप में अपनी लगभग 4 साल तक भूमिका निभाता रहा। तो यह एक लंबा योगदान है। कभी कोई पीछे मुड़ के देखने का सिलसिला मेरे शिक्षण काल में नहीं आया, और न प्रशासक के रूप में मुझे कोई कठिनाई आई। मुझे ईश्वर का, माँ सरस्वती का जैसे वरदान प्राप्त है, वही वरदान मेरा पाथेय बना और मैं निरंतर बढ़ता रहा। सर, आप एक कुशल शिक्षाविद होने के साथ ही कवि सम्राट भी हैं, जो आपके काव्य संकलन में परिलक्षित होता है। तो सर, यदि आपके काव्य संकलन का कुछ अंश आपके मुख से हमारे दर्शकों तक पहुंचे तो हमारा साकेत परिवार उपकृत होगा। मैं काव्य सम्राट तो नहीं, बल्कि मैं माँ सरस्वती का पुत्र हूँ, और मैं बड़ी विनम्रता से विज्ञान विद्यार्थी होने के साथ ही साथ न केवल रक्षा अध्ययन विषय के जो विविध पहलू है उन पर काम करता रहा, विभिन्न परियोजनाओं पर भी काम किया, देश विदेश में जाके काम किया। यहाँ पर मैंने सबसे पहले उस समय अपना काव्य प्रणयन प्रारंभ किया जब मुझे इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय में कार्य करने का अनुभव मिला। वस्तुतः मेरी पहली कविता, जो हमारी पहले काव्य संग्रह समर शेष है उसमें प्रकाशित है, वह जय हो तेरा हिंदुस्तान है। वस्तुतः वह नेशनल इंटीग्रेशन या राष्ट्रीय एकता के स्वर को बुलंद करने वाली कविता है। मैं क्योंकि कविता संग्रह तत्काल मेरे पास नहीं है, इसके अलावा भी मैं यहाँ जब आया तो मगध की भूमि पर, ज्ञान और मोक्ष की भूमि पर, क्योंकि मगध विश्वविद्यालय बोध गया में स्थित है और यह बुद्ध के इनलाइटनमेंट की भूमि है। यहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और विष्णु पद भी है यहाँ पर। तो मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति के लिए लोग यहाँ पर जो है आते हैं, अपने पुरखों के निदान के लिए भी आते हैं। तो यह एक बड़ा ही ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का शहर है और देश दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। मैं इस समय यहाँ भी मेरा यह काव्य प्रणयन जारी रहा और मैंने 2 अन्य काव्य संग्रह प्रकाशित किए। जिंदगी तेरे कितने रूप, यह दूसरा काव्य संग्रह, और तीसरा काव्य संग्रह को कोविड-19 के पीरियड में कोरोनायन, जो वेदना मेरे अंदर, जो दुख और विषाद पैदा हुआ, लोगों की निराशा और कष्ट में कोविड-19 के कारण, इस महामारी के कारण सारी दुनिया में 200 लोग प्रभावित हुए। तो उस पीरियड में हमने एक तीसरा काव्य संग्रह प्रकाशित करने के लिए तैयार किया, कोरोनायन। उस काव्य संग्रह का नाम है कोरोनायन। कोरोनायन काव्य संग्रह में
जिस तरह से महर्षि वाल्मीकि ने क्रौंच पक्षी के व्याध के द्वारा मारे जाने पर अपनी वेदना को काव्य रूप में रामायण के माध्यम से अभिव्यक्त किया था, उसी तरह से मेरी यह वेदना, यह विषाद जो मैंने देखा अपने देश में, गांवों में, शहरों में, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कोरोनायन नाम की यह काव्य रचना प्रारंभ की और वह आज प्रकाशित हो चुकी है। तो इस तरह से 3 काव्य संग्रह भी हमने प्रकाशित किए, लेकिन मैं अपने को मां सरस्वती का एक छोटा सा पुत्र ही मानता हूं। मैं उसी पहली काव्य संग्रह से जो रचना है वो सुनाना चाहूंगा, जो नेशनल, उस कविता का शीर्षक है जय हो तेरा हिंदुस्तान। वो इस प्रकार है, मैं भारतीय हूं इसलिए नहीं कि हिंदू हूं, मैं भारतीय हूं इसलिए नहीं कि मुस्लिम हूं, मैं भारतीय हूं इसलिए नहीं कि सिख हूं, मैं भारतीय हूं इसलिए नहीं कि यहूदी हूं या सुदूर अंचल में बसा हुआ कोई आदिवासी हूं। मैं अपने आप से पूछता हूं, मैं इस धरती पर पैदा हुआ, जननी जन्मभूमि सरीखी सकल संस्कार भारतीय है। अगर मैं भारतीय नहीं हूं तो कौन हूं? इस तरह से एक लंबी कविता है जो आगे चल करके युवाओं को समर्पित है। मैं तत्काल क्योंकि कुछ ही पंक्तियां मुझे याद है तो मैंने आपको सुनाया। इस तरह से नेशनल इंटीग्रेशन और साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण में जो युवकों की भूमिका है उसको चरितार्थ करती हुई यह कविता है, क्योंकि देश के निर्माण में युवाओं की जो भूमिका है उसको रेखांकित करना बहुत जरूरी है। आज बड़ी संख्या में जो हमारे यहाँ बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगार है, उनके आंसू पोंछने के लिए प्लानिंग, प्रोग्रामिंग और बजटिंग की जो नई श्रृंखला शुरू करने की जरूरत है। राज्यों और केंद्र सरकार को जब शिक्षा समवर्ती सूची में है तो व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। तो ऐसे समय में उच्च शिक्षा के मार्ग में, खासतौर से जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 घोषित हो चुकी है, हमें बहुत कुछ करना है और इसीलिए मैं हिंदुस्तान के जय के साथ अपने जय को भी देखता हूं और इसी रूप में अपना आचरण करता रहा हूं, आगे भी जारी रहेगा। जी, हाँ सर, बिल्कुल सर। आपने मिलिट्री साइंस के आप प्रोफेसर रह चुके हैं सर, और आपने नेशनल सिक्योरिटी पे दर्जन भर से ज़्यादा किताबें आपकी प्रकाशित हुई हैं। और जब आज हमारा देश एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, और तो सर अभी इस समय हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो युवा हैं, उनमें अगर अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो मिलिट्री साइंस के बारे में उनको इतनी जानकारी नहीं है, या उनके बीच में कह सकते हैं ये अध्ययन की दृष्टि से बहुत प्रचलित। तो हम किस तरीके से इस सब्जेक्ट को प्रमोट कर सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि ये आज की ज़रूरत है, जब हमारा देश एक वैश्विक पटल पर एक सैन्य क्षमता वाला देश बन गया है। तो सर इस सब्जेक्ट को कैसे प्रमोट किया जा सकता है? सैन्य विज्ञान या मिलिट्री साइंस, इसका प्रारंभिक नाम है। वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक नाम अपनाने के लिए जो 80s में प्रयास किया गया था, स्वीकार कर लिया। आज इस विषय का नाम सैन्य विज्ञान न होकर के रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज है। जी। और
देश, मैंने इस पर एक लंबी रचना भी की थी और शोध पत्र भी प्रकाशित किए थे, क्योंकि देश में विभिन्न राज्यों में, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे विश्वविद्यालय सहित महाराष्ट्र के बहुत सारे विश्वविद्यालय पूर्ण और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी इसका पठन पाठन प्रारंभ हो गया। कुछ राज्यों में इसे पढ़ाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सबके सरोकार का विषय है और कोई राष्ट्र तभी सुरक्षित रह सकता है जबकि उसके नागरिक चैतन्य हो, उनमें राष्ट्रीय सुरक्षा संचेतना हो, खासतौर से युवाओं में जो विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, उन्हें अपने राष्ट्र की सुरक्षा का ज्ञान हो। कोई राष्ट्र कैसे सुरक्षित रह सकता है इसके बारे में चैतन्यता हो। तो इसलिए यह देखा जाए तो प्रारंभ से जो भारतीय संस्कृति और परंपरा है उसमें सुरक्षा चैतन्यता का जो पुट आचार्य कौटिल्य ने अपनी कालजयी रचना अर्थशास्त्र के माध्यम से प्रवाहित की थी, जो ज्ञान का प्रवाह उन्होंने देखा था और अपने अमूल्य विचार दिए थे लगभग 2500 वर्ष पहले। वो विचार इस प्रकार से थे कि जो आंतरिक सुरक्षा है, कम से कम आज देखें भारत के सामने बहुत सारी आंतरिक खतरे हैं, उनको देखते हुए युवाओं को, बच्चों को चाहिए कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में पढ़ाया जाए, बताया जाए। आप देखिए इंटरमीडिएट लेवल पर अब जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लेवल पर भी बहुत सारी चीजें जो राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में है वो बताई जा रही है। यह विषय रक्षा मंत्री जब मुलायम सिंह जी थे तो हम लोगों ने प्रयास करके इंटरमीडिएट लेवल पर इसको लागू कराने के लिए निवेदन किया था, तो इसके लिए अनुमति दी थी। और आज तो जो सरकार है एनसीसी के माध्यम से भी और दूसरे सोशल साइंस के विभिन्न उपयोगी विषयों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा विषयक ज्ञान देने के लिए जगह जगह मॉड्यूल्स स्थापित किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं विभिन्न विषयों में, सोशल साइंस के विषयों में। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा जिसका हीर है, ऐसा जो रक्षा अध्ययन विषय है, रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन या सैन्य विज्ञान जो भी आप कह रही है, उसका उच्च शिक्षा में बड़ी तेजी से प्रसार हुआ है देश में। इसके लिए चेतना भी जागृत हुई है। बहुत सारे थिंक टैंक्स है देश में, शोध संस्थान है विभिन्न विश्वविद्यालयों में। आप इलाहाबाद में देख लीजिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रक्षा अध्ययन विभाग है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में रक्षा अध्ययन विभाग है। देश के कुछ बड़े विश्वविद्यालय है, मद्रास विश्वविद्यालय, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, गोरखपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, हरियाणा में रोहतक विश्वविद्यालय, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, बहुत सारे, पुणे यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में है, जलगांव में यूनिवर्सिटी है वहां। इस तरह से उत्तराखंड में श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, वहां पर है जी। इसके अलावा देहरादून में भी श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए महाविद्यालय है जहाँ
पठन पाठन हो गया, शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इसका पठन पाठन प्रारंभ हो गया। तो मैं समझता हूँ कि यह मानते हुए कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबकी चिंता का विषय है, सबका सरोकार है, और जिस तरह से राष्ट्र अपनी आर्थिक, वैज्ञानिक और सैन्य क्षमता में अभिवृद्धि के बदौलत तेजी से आगे बढ़ने के मार्ग पर अग्रसर है। आने वाला दिन तो दूर नहीं होगा जब वह एक बड़ी शक्ति के रूप में दुनिया के राष्ट्रों के बीच अपना स्थान सुरक्षित करेगा। और दुनिया का कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जो बदलते हुए परिवेश या परिस्थितियों से प्रभावित न होता हो। भारत भी कोरोना महामारी के कारण दुनिया के अन्य लगभग 200 देशों की तरह से प्रभावित हुआ है, लेकिन फिर भी हमें अपने देश की जो बाह्य और आंतरिक है उनसे निपटने की जो सैन्य संबद्धता है, जो निशंकता है, वो हासिल करने के लिए सैन्य शक्ति का सृजन और विस्तार करना पड़ रहा है। जी। जानते हैं आप किस तरह से सीमा पर चीन और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों से निरंतर चुनौतियां मिल रही है, इसलिए हमें अपने सीमाओं के रक्षा के लिए प्रयत्नशील होना पड़ रहा है। लेकिन हमें, जैसा कि भारत ने अपने इतिहास में सम्मिलित कर रखा है कि हम एक शांति प्रिय देश है, जी। लेकिन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से, शक्ति की स्थिति से, सबलता की स्थिति से शांति स्थापित करने में भारत आगे बढ़ रहा है, कमजोरी की स्थिति से नहीं। क्योंकि इतिहास इस बात की गवाही देता है कि जब भी भारत कमजोर हुआ, भारत का नुकसान हुआ। इसलिए निरंतर सैन्य सन्नद्धता या सैनिक तैयारी के लिए भारत को चौकन्ना रहना पड़ रहा है और अपने राष्ट्र के जो हित है उनके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में हर संभव कदम बढ़ाने के लिए केंद्र की जो सरकार है वो प्रयास कर रही है, चाहे वो कूटनीतिक उपाय हो या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो या सैन्य तैयारी के लिए और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नत किस्म के हथियारों और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के प्रयत्न हो। सारी दिशाओं में बहुआयामी प्रयास करके हम अपने को एक बड़ी शक्ति के रूप में उभार है हमारा, उसको चरितार्थ कर रहे हैं। उसको रेखांकित करने के लिए चिंतन बहुत जरूरी है, लोगों में चेतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आंतरिक चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का सामना करने के लिए, उनको उपशमित करने के लिए हमें निश्चित रूप से अपने देश के नागरिकों में भी इस प्रकार की चेतना पैदा करनी होगी और एकजुटता के साथ राष्ट्रीय हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास करना। आज इसी रहते सिटीजन्स डिप्लोमेसी भी बहुत महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि राष्ट्रीय हित तभी सुरक्षित रह सकते हैं और बाहर की जो शक्तियां हैं हमको कमजोर तब नहीं कर पाएंगी। आंतरिक चुनौतियों को देखते हुए ही आचार्य कौटिल्य ने यह बात कही थी कि आंतरिक चुनौतियां किसी देश के लिए, उसके नागरिकों के नाग के समान होती है। नाग मीन्स सर्प, सर्प से हमारा मतलब है स्नेक, और या तो उन्हें कुचल देना चाहिए या काबू में रखना चाहिए। उनका कथन है, अंग्रेजी उसका रूपांतर है, इंटरनल challenges are just like lurking hood of a snake. It should either be crippled or fully controlled or bridled, जो भी कहना चाहे आप।
पूरी लगाम कसनी चाहिए, काबू में रखना चाहिए ऐसी चुनौतियों को। जी, बिल्कुल। मैं हाँ। जी बताइए। जी, सर अगर हम शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो अभी हमें नई शिक्षा नीति मिली है। तो सर ये जो शिक्षा नीति है ये किस तरह से हमारे युवाओं के लिए कल्याणकारी होगी और क्या बदलाव आएँगे इस शिक्षा नीति के आने के बाद? राष्ट्रीय शिक्षा नीति वस्तुतः भारत की जो उदात्त सांस्कृतिक परंपरा है, या जो भारतीय संस्कृति है, उसको समाहित करते हुए जो वर्तमान में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नई उपलब्धियां मिलनी चाहिए, इसके लिए युवाओं को खासतौर से उच्च शिक्षा के माध्यम से, तरक्की के माध्यम से और शिक्षा की जो दूसरी आयाम है उनको समाहित करते हुए एक बहुत ही संवेदनात्मक और कल्याणकारी आधार प्रदान करती है। जी। इसमें ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य तीनों की तलाश करते हुए बिना अपनी जो पुरातन प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा और धरोहर है उसको त्यागे आधुनिक ज्ञान विज्ञान को हासिल करने के लिए अनंत संभावनाओं का मार्ग खुलता है। तो इसलिए जो कमियां हैं इसमें दूर करने के लिए व्यापक विचार विमर्श भी पूरे देश में चल रहा है, विभिन्न विश्वविद्यालयों में तथा जो विशेष संस्थान है उनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए 2021 से कैसे हम प्रयास करें, इसकी दिशा में जो है रणनीतियां तैयार करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से क्योंकि यह शिक्षा नीति एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक, तकनीकी शिक्षा तक सबको समाहित करके जी। निर्मित की गई है और 21वीं सदी में भारत के भाग्य को बनाने की दिशा में एक व्यापक चिंतन पर आधारित है। इसलिए निश्चित रूप से हमें इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए, खासतौर से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। वैसे यह एक समावेशी शिक्षा व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करने वाली शिक्षा नीति है। इसीलिए जो भारतीय परंपरा और संस्कृति है उसको सजोए रखते हुए, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन के लिए आप देखें पहले 3 साल फाउंडेशन के हैं, फिर 2 साल क्लास 1 और क्लास 2 वो प्रिपरेटरी स्टेज के हैं, फिर 3, 4, 5 आपको उस क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। व्यावसायिक शिक्षा के कुछ पुट या बिंदु दिए जाएंगे बच्चों को, फिर 9, 10, 11, 12, 4 साल का जो है, मतलब ये 5 + 3 + 3 + 4 की जो व्यवस्था है उसके माध्यम से इंटरमीडिएट लेवल तक 2030 तक हमें सबको इंटरमीडिएट तक की शिक्षा दे देनी है। तो आप अंदाज लगाएं कि यह कितनी एम्बिशियस किंतु निरंतर जुड़ी हुई समावेशी व्यवस्था की ओर संकेत करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा सबका अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करना अधिकार है और शिक्षा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, सार्वजनिक सेवा नहीं है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो मूलभूत सिद्धांत है उसमें यह दिया हुआ है कि शिक्षा सार्वजनिक सेवा है, एक सार्वजनिक सेवा है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि
सार्वजनिक सेवा इससे बड़ी कुछ हो ही नहीं सकती। और अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सर्वं क्षमता के साथ पूरी तरह से अगर हम लागू करने में होलिस्टिकली सफल हुए, तो निश्चित रूप से देश में कल्याण और शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। और साथ ही साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत गोल नंबर 4 है, शिक्षा प्रदान करने से संबंधित, वो हम प्राप्त कर लेंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम जो पारंपरिक विषयों की शिक्षा है, उनमें स्नातक स्तर की शिक्षा 4 वर्ष की प्राविधानित कर रहे हैं। इसमें 4 वर्ष का स्नातक होगा जी। और इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट होगा। अर्थात कोई विद्यार्थी यदि स्नातक में प्रवेश लेता है और 1 साल की शिक्षा पूर्ण करने के बाद वो कहीं नौकरी करने की चाहत रखता हो, वहां जाना चाहता है, तो वह जा सकता है, एग्जिट कर सकता है वो। और इस तरह से उसको सर्टिफिकेट को मिल जाएगा। लेकिन 2 साल के बाद अगर वो अपनी शिक्षा से विरत होता है, वो नौकरी करने जाता है या और किसी कार्य में लगता है, तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। और 3 साल की अगर शिक्षा वो ग्रहण करता है स्नातक पाठ्यक्रम में निरंतर, तो आज की तरह से उसको स्नातक की डिग्री मिल जाएगी। और चौथे साल में उसे शोध की दिशा में बढ़ने के लिए रिसर्च मेथड्स और अन्य चीजों की जानकारी दी जाती है। स्नातकोत्तर स्तर पर 1 वर्ष की शिक्षा होगी और फिर रिसर्च और इनोवेशन की दिशा में उच्च शिक्षा आगे बढ़ेगी। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि पूरा परिवर्तन हो जाएगा। और परंपरागत विषयों की शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन, या आप कह सकते हैं स्वास्थ्य शिक्षा, यहाँ तक कि प्रौढ़ शिक्षा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सबके लिए यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी बहुत सारे सुझाव समाहित करती हुई आज हमारे देश में लागू करने के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को अभिप्रेरित कर रही है। लोगों को, खासतौर से अध्यापकों की इसमें बहुत अहम भूमिका होगी, क्योंकि बिना अध्यापकों की सक्रियता के या क्रियाशीलता के राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सर्वांगक्षम रूप में या पूरी तरह से लागू करना संभव नहीं होगा। जी। तो इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति सच्चे अर्थों में 21वीं सदी की यह पहली राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा नीति है। इसके पूर्व शिक्षा नीति तो बनाई गई, भी तैयार किए गए, लेकिन बहुत सारी बाधाएं थी। और वर्तमान में ग्रास इनरोलमेंट रेशियो GER बढ़ानी, जब अगर 26% आज है, तो हमको 35-40 तक, हमको यदि 50% तक हम करने में सक्षम हो जाए, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत की। जी, जी बिल्कुल। सर, अगर हम स्त्री शिक्षा या स्त्री सशक्तिकरण की बात करें, तो आज हम देख रहे हैं कि शक्ति स्वरूपा कही जाने वाली नारी को आज सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ रही है। और अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाया गया था। तो सर, क्या इस चीज़ का क्या सर शिक्षाविद के रूप में आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्यों सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ रही है और स्त्रियों के प्रति बढ़ते हुए अपराध के क्या कारण हैं? मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक समभाव रखते हुए उत्तर प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के नारी सशक्तिकरण के लिए अनेक उपादान क्रियान्वित करने की चेष्टा की है। और नीतिगत स्तर पर तथा व्यवहारगत स्तर पर
नारी सशक्तिकरण के लिए योजनाएं उत्तर प्रदेश में लागू की गई। जहां तक योजनाओं के क्रियान्वयन का सवाल है, आप सब जानते हैं कि इसके लिए जो सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य है, जी उस परिदृश्य को समझना और समझ करके योजनाओं को लागू करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समाज और जो समाज के विभिन्न समुदायों में अलग अलग स्तरीकरण है। वह स्तरीकरण स्त्रियों को, नारियों को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार की सोच रखता है जी और उनकी आर्थिक संपन्नता और विपन्नता का स्तर कैसा है। ये समता और संपन्नता देने में पुरुष और स्त्री बराबर के भागीदार हैं। जी मैं महादेवी जी की रचना के से अलग हट करके नारी सशक्तिकरण पर ये कहता हूं कि नारी जो है दुख की बदली नहीं, वह हर घर में खुशहाली लाती है, वह शक्तिमान बनाती है हर घर को। तो इसलिए आ, किसी विशेष घर में, वर्ग में नारियों के उत्थान से नारी सशक्तिकरण पूरा नहीं होता, बल्कि सभी के कल्याण के लिए नीतिगत स्तर पर और साथ ही साथ योजनाओं के क्रियान्वयन के स्तर पर प्रयास होना लाजमी है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। कुछ कठिनाइयां जरूर है। एक तो जैसा कि आपने कहा कि आज नारियों के सशक्तिकरण के मार्ग में और जो नारी हिंसा हो रही है, जो समाज में हिंसा का वातावरण बढ़ रहा है, उसके मार्ग में वो जो तत्व जुड़े हुए हैं, उस दिशा से जो तत्व जुड़े हुए हैं, उन पर भी विचार करना बहुत जरूरी है आजकल। उसका एक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक विश्लेषण होना चाहिए। जी मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के वर्तमान चरण में बहुत सारे बंधन, मनोवैज्ञानिक और नैतिक बंधन टूट रहे हैं और जीवन मूल्यों में भी परिवर्तन आ रहा है। इस परिस्थिति में शिक्षा और जागरूकता समाज में तेजी से बढ़ रही है। जी मैं समझता हूं कि शिक्षा और जागरूकता से जो मनोवैज्ञानिक और नैतिक मूल्य है, उनको समाज में बहुत तेजी से आरोपित किया जा सकता है। नैतिक मूल्यों से विरत समाज वास्तव में पूंछ और सींग से रहित पशु के समान ही होता है। मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए चिंतित होता हूं कि आज इस बंधन मुक्त समाज में, उत्तर आधुनिकता के युग में, बहुत सारे परंपरा और संस्कृति के नैतिक मूल्यों के टूट रहे हैं जी और आधुनिकता ने या भौतिकता की अंधी दौड़ ने हमारी सोच को प्रभावित किया है। लेकिन जब हम समता की बात करते हैं, समता और संपन्नता की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं नारियों की, तो उनके योगदान को कैसे भुला सकते हैं। आज युवतियां युवकों के साथ कंधे से कंधा मिला करके समाज और राष्ट्र के सम्मान की वृद्धि में निरंतर योगदान दे रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि राष्ट्र निर्माण का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां लड़कियां लड़कों की तरह से योगदान नहीं दे रही है। आप रक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, जी बिल्कुल जब एसएफ रोड्रिक्स ने सबसे पहले सेना में लड़कियों की भर्ती के लिए आवाज बुलंद की थी और प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आज
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ साथ आप देखें सागर की गहराई से लेकर के अंतरिक्ष तक युवतियां युवकों की तरह से अपना योगदान कर रही है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो आप सेवा के क्षेत्र में ले लीजिए, जहां भी है हर जगह अपना परचम लहरा रही है। तो देश देशांतर सीमा कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर सशक्तिकरण का यह परिदृश्य दिखलाई नहीं पड़ रहा। लेकिन चिंता का विषय यह है कि हिंसा हमें कुछ क्षेत्रों में कुछ जगहों में दिखलाई पड़ती है। लड़कियों के प्रति लोगों का जो हिंसात्मक भाव, कुछ ऐसे कह सकते हैं समाज के ऐसे बिगड़े हुए असामाजिक तत्वों के कारण देखने को मिल रहा है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। क्योंकि हमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए समता और संपन्नता चाहिए, समभाव चाहिए, समावेशी विकास चाहिए। सशक्तिकरण के लिए समावेशी नीति और क्रियान्वयन चाहिए। इसलिए मेरी अपनी विनम्र दृष्टि में नारी सशक्तिकरण के मार्ग में उनके प्रति, नारियों के प्रति जो कहीं हिंसा की घटनाएं होती है वो हम सबको विगलित करती है, हमारे मस्तिष्क को आलोड़ित विलोड़ित करती है। हम दुखी होते हैं और देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिक पालिका में जो लोग बैठे हुए हैं वे इस प्रकार की चुनौतियों से घोर चिंतित होते हैं और इसकी जितनी निंदा ही नहीं, इसको घृणित कार्य कहा जाए और इसको रोकने के लिए जो प्रशासनिक या नैतिक जिम्मेदारी है उससे समाज नहीं बच सकता, न सरकार बच सकती है और न ही वे विधायी संस्थाएं बच सकती है या न्यायालयों को भी इस दिशा में बिल्कुल कोई चूक नहीं करनी चाहिए। जो भी इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व होता है उसको वो निश्चित रूप से समाज और राष्ट्र का दुश्मन है और इसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास होना चाहिए। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां सक्षम नहीं है, सक्षम है। उनको सरकार की ओर से भी और समाज की ओर से भी पूर्ण प्रोत्साहन मिलना चाहिए और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए। मैं तो कौटिल्य के शब्दों को जो अभी मैंने आपसे शेयर किया, जो आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में है, और इस तरह से समाज में समता लाने के लिए भी उसी तरह का भाव होना चाहिए। जो भी अपराधी है उसके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। सर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड काल में या कोरोना के समय में पूरा जनजीवन प्रभावित हुआ और शिक्षा जगत भी कहीं न कहीं प्रभावित हुआ। तो सर अब जब धीरे-धीरे चीज़ें सामान्य हो रही हैं और कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो सर आप शिक्षकों के लिए या फिर छात्राओं के लिए या उन प्रबंधकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे कि वो फिर उसी ऊर्जा के साथ गतिशील हों? मेरी शुभकामना प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबद्ध सभी महाविद्यालयों के प्रबंधक, शिक्षकगण और विद्यार्थीगण, कर्मचारीगण बदलते हुए परिवेश में जब कोविड-19 का प्रभाव कम हो रहा है और काफी सीमा तक लोग अब इम्यून भी हो चुके हैं, अब उनमें प्रतिरोधक क्षमता भी आ चुकी है। स्कूल और कॉलेज, विश्वविद्यालय खुल रहे हैं पूरे देश में, तो निश्चित रूप से
हमें अपनी क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ जिस तरह से कोविड-19 के संकट काल में हमने ऑनलाइन एजुकेशन जी की व्यवस्था की थी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ऑनलाइन एजुकेशन लगभग 40% होने जा रहा है। तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए या ऑनलाइन शिक्षा के लिए डिजिटल इंडिया का जो स्वप्न है उसको साकार करने के लिए महाविद्यालयों के प्रबंधकों को, शिक्षकों को, अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण के लिए पूरा प्रबंध करना चाहिए। जी पहले की तरह से केवल क्लासरूम टीचिंग से उनका कल्याण नहीं किया जा सकता जी बिल्कुल और इसलिए एक ऑनलाइन, ऑफलाइन और ब्लेंडेड मोड में दोनों को मिला करके हमें अपने विद्यार्थियों को शिक्षित, प्रशिक्षित और दीक्षित करने की आवश्यकता है। जी मैं अपने विद्यार्थियों को यद्यपि मैं उनका पूर्व कुल गुरु हूँ क्योंकि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूहैया विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति के रूप में 4 साल तक मैंने अपना मन, वचन और कर्म से सर्वोत्तम 100% देने का प्रयास किया और उसके बाद की जो श्रृंखला है वह चलती रहे। चरैवेति के रूप में जो दूसरे लोग हैं वे इसमें अपना योगदान देते रहे, ज्ञान की अलख इसी तरह से जगाते रहे। इसके लिए जरूरी है कि सब अच्छे विचारवान बने, प्रज्ञावान बने, क्योंकि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही यह कहा जाता रहा है, प्रज्ञावान लभते ज्ञानम। तो प्रज्ञावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जी यह ज्ञान का युग है और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूभैया विश्वविद्यालय का जो मोटो है वह गीता, जो उसका लक्ष्य है, लक्ष्य वाक्य है, वह है न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। निश्चय ही इस संसार में ज्ञान से पवित्र कोई वस्तु नहीं है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान के सृजन की, संचय और विस्तार के लिए हमें नीर हासिल करना होगा। मैं अपने आज के इस आपके माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि वे प्रज्ञावान बने, नीर चीर विवेक उनमें हो, जिससे वे ज्ञान विज्ञान को न केवल हासिल करें बल्कि अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में उसका प्रयोग करें अपनी क्षमता के अनुसार और राष्ट्र निर्माण में, विकास में अपना अमूल्य योगदान दें। आज के दिन मैं यही कहना चाहूंगा और अच्छे विचार उन्हें कहीं से भी मिले उसको वो ग्रहण करें, क्योंकि यह भी हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा सिखाती है। हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति में आधुनिक ज्ञान विज्ञान के समावेश के साथ आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा संबल है और उस संबल या पाथेय को धारण करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी अधिक से अधिक जिज्ञासु बने। जितना अधिक जिज्ञासा होगी वे उतना ही अधिक सीखेंगे। जी टीचिंग लर्निंग का जो बेस है उनका मजबूत होगा। शिक्षण और अधिगम जब मजबूत होगा तो निश्चित रूप से जो बातें हमने आपसे शेयर की उनका मार्ग प्रशस्त होगा, अच्छे विचार उनके जेहन में आएंगे, ज्ञान विज्ञान का उनकी जो उपलब्धियां हैं वो और विस्तार पाएंगी। और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूंगा, क्योंकि अपने विचारों के माध्यम से, अपने आशीर्वचनों के माध्यम से मैं जुड़ना चाहता हूं उन असंख्य
विद्यार्थियों से, जो न केवल प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज में अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान विज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं, बल्कि देश के दूसरे विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। शिक्षकों के लिए भी इस माध्यम से मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। जी। सर, आपकी बातों से ज़रूर हमारे आज छात्राएँ और शिक्षक में नई ऊर्जा का संचार हुआ होगा। तो सर, अंत में मैं बस इतना चाहती हूँ कि सर आप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें कुछ संदेश देना चाहें, आशीर्वचन देना चाहें? मैं आज के इस अवसर पर जो भी यह प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि अच्छे विचार जहां से भी आए उनको ग्रहण करें। यह समय सूचना और संचार क्रांति का युग का है और सारी दुनिया परस्पर जुड़ गई है, एक बड़े गांव के समान हो गई है। इसलिए सबका कल्याण परस्पर जुड़ा हुआ है। बहुत सारी चुनौतियां कोविड-19 के पीरियड में हमने देखी। सारी दुनिया में 200 से अधिक राष्ट्र प्रभावित हुए, भारत उनमें से एक है। तो हम भारत वासियों को यह सोचना चाहिए कि मनुष्यता कैसे सुरक्षित रहे। तो इसलिए मानवता की रक्षा के लिए हमें अपने जीवन, जीविका और जिजीविषा में अच्छे विचारों को समावेशित करना चाहिए। अच्छे विचार, कल्याणकारी विचार जहां से भी मिले उनको ग्रहण करना चाहिए। आज के दिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा और विचार ही मैटर करते हैं। आइडियाज ऑलवेज मैटर। चाहे वह सूचना और संचार क्रांति के दौरान इंटरनेट से मिल रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिल रहे हो, सोशल मीडिया से मिल रहे हो, लेकिन ध्यान रखें अच्छे विचार की बात मैं कर रहा हूं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी सूचनाएं आज जो प्रसारित हो रही है, हर सूचना ज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है। इसलिए अच्छे विचारों को, कल्याणकारी विचारों को ग्रहण करने की आवश्यकता है और आज के दिन मानवता की रक्षा करने के लिए अच्छे और कल्याणकारी विचारों को ग्रहण करने के लिए ही मैं आप सबसे, समस्त दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे साकेत परिवार की तरफ से कि आज आपने इतने मूल्यवान और महत्वपूर्ण वचनों से अभिभूत किया हमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी लोगों को, पूरे साकेत परिवार को, क्योंकि साकेत परिवार से मेरा एक भावात्मक लगाव भी है। खासतौर से अरविंद श्रीवास्तव जी से मेरा विशेष लगाव रहा है। जब मैं इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय का और जो बाद में परिवर्तित होकर के प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज हो गया, वहां पर कुलपति के रूप में वे, जब मैं वहां तैनात था तो वो हमसे प्रायः मिला करते थे। तो एक विशेष आत्मीय लगाव भी है और वह आत्मीयता ही मुझको आज इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए खींच लाई। तो इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। आप अपने जीवन में सफल हो, जो लक्ष्य निर्धारित करें उसको हासिल करें और आपकी सारी बाधाएं दूर हो, इसके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद सर। आज के हमारे अतिथि प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी को अभी आप सुन रहे थे। आपने देखा कि वे न केवल डिफेंस स्ट्रैटेजी के ही मर्मज्ञ हैं, बल्कि वे भावनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों के प्रणेता भी हैं। तो आइए हम सब मिलकर अपने समाज के निर्माण में उनके विचारों को मूर्त रूप दें। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यही समाप्त होता है। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।